पानीपत की समीक्षा बैठक लेने पहुँचे माननीय रामजी गौतम जी, केंद्रीय प्रभारी, जिन पर अभी मौजूदा 5 राज्यों का प्रभार है, और उनके साथ में सीपी सिंह जी, जिन पर 2 राज्यों का प्रभार है। उन्होंने पानीपत की समीक्षा बैठक में अपने विचार रखे और कार्यकर्ताओं को खासकर विशेष निर्देश दिए। तो क्या खास मैसेज देना चाहते हैं हरियाणा वासियों को? पार्टी को मजबूत करें और पार्टी के संगठन खड़ा करें और हर स्तर कमेटी को बना करके पार्टी के नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करें। यही मेरा हरियाणा की जनता को क्या और कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैंने कहा कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो हरियाणा के जो लोग हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि बीएसपी के संगठन को मजबूत करें, और बीएसपी का संगठन मजबूत होगा। अगर बीएसपी सत्ता में आएगी तो प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है, जो यहाँ की सिचुएशन खराब है, उस पर पूरा कंट्रोल होगा और प्रदेश के अंदर गरीबों बच्चों की शिक्षा को फ्री की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि क्राइम हरियाणा बन गया है, चारों तरफ तो कोई नई बात तो नहीं, क्राइम का माहौल बन चुका है। भी आपने देखा किस तरह से हॉस्पिटल के अंदर एक बच्ची के साथ में बलात्कार हो गया, और ऐसे ही वहाँ पे ट्रक से कुचल के एक मारा गया बच्चे को। इसके साथ में और एक डेड बॉडी के अंदर चूहे, अगर आप समझिए कि डेड बॉडी को अगर चूहे खा जाएँ वहाँ के मोर्चरी के अंदर, तो इसका मतलब है कि कितनी मतलब निर्जनता है, और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही हर चीज़ को लेकर के। सरकार से अपने चुनाव जीतने के लिए लंबे बातें तो करती, जमीनी स्तर पर काम नहीं करती। एक हरियाणा प्रदेश की महिला आयोग ने ही इस्तीफा दिया है अभी परसों। तो क्या कहना चाहेंगे कि जिस भाजपा के शासनकाल में भाजपा ने ही उसको, देखिए, इस तरह को डाइवर्ट करने का मामला था, तो कोई आवाज़ उठ रही थी, उसको डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी ने इस्तीफा लिया है, कुछ दिया नहीं। मानवर जी, आज यहाँ पर समीक्षा बैठक की गई है पानीपत में। पानीपत ऐतिहासिक स्थल है, ऐतिहासिक ज़िला है, बहुत पुरानी पहले लड़ाइयाँ हुई हैं। तो क्या आज लगता है कि फिर इतिहास बदलने वाला है? जी हाँ, बदलने वाला जी। तो बहुजन समाज पार्टी जो है ना, अपना परिचय जरूर दें। मैं सरदार सुमेर सिंह, अब जिला सचिव हूँ, पहले प्रदेश सचिव रहा पानीपत से। हाँ, जिला महासचिव। जी जी। तो जिम्मेवारी मैंने ली है, क्योंकि यहाँ संगठन कमजोर पड़ गया था, इसलिए अब मैं यहाँ पूरे जिले को देखते हुए, और जो संगठन पहले बनाया हुआ था, जो लोग कमज़ोर पड़ गए थे, उनको हम मजबूती देने के लिए, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए, महापुरुषों को आगे बढ़ाने के लिए हम जो है ना ज़मीन बहुत उतरे हैं। सिंह साहब, मानवर साहब काशी राम जी पंजाब से थे, घर घर साइकिल, घर घर क्या कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चलाई, लेकिन कार्यकर्ता घर से नहीं निकलना चाहते। आप कहाँ तक आपकी मेहनत रहेगी? मैं 79 से मिशन में काम कर रहा हूँ जी। मैं वामसेफ में, DS4 में और बहुजन समाज पार्टी में लगा। पानीपत में इस बार कितनी सीटें आएंगी? पानीपत में एक सीट तो मजबूत है पहले से ही। एक पे ही काम करोगे? काशी राम साहब का कहीं ना जी। ग्रामीण जो सीट है तो मजबूत है ही है। इसके साथ साथ इसराना जो है ना, वो मजबूती से अब की बार उभर जाएगी। और पानीपत शहर में भी काम लगा हुआ, 4 विधानसभाओं में समालखा भी है, 4 विधानसभाएं हैं। करीमपुरी जी ने पंजाब में इतिहास रच दिया, हम भी यहाँ इतिहास रचने जा रहे हैं। पहले 63 ले आए, अब की बार 47 सीटें ले आए हैं। अभी यहाँ भी ऐसा ही होगा। मजबूती से संगठन जो है ना काम कर रहा है ज़मीन पे, और आने वाले समय में हम यहाँ पे बढ़िया रिजल्ट दिखाएंगे आप लोगों को, और सत्ता परिवर्तन हम करेंगे। ठीक है। हमारे साथ में फरीदाबाद से जिला प्रभारी जी हैं, पूर्व प्रदेश सचिव जी हैं, चौधरी साहब क्या कहना चाहेंगे? आज क्या मैसेज देना चाहेंगे हरियाणा वासियों को, जिस तरह से आज पहुंचे हैं फरीदाबाद से? साहब ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं। आज प्रदेश की मीटिंग थी, उसमें हमें जो दिशा निर्देश दिए हैं संगठन को मजबूती की तरफ, उस संगठन को मजबूत कर बहुजन समाज पार्टी को हरियाणा में मजबूत करने का काम है। क्या किस तरह से संगठन बना पाएंगे? क्योंकि वहाँ बीजेपी और कांग्रेस के 2-2, 3-3, बीजेपी के अभी 3-3 मिनिस्टर हैं।
एक केंद्रीय हैं, 2 राज्य से हैं जी। देखिए, जो मिनिस्टर केंद्रीय है या राज्य मंत्री हैं, उनकी आपस में इतनी टांग खिंचाई है। कोई किसी के लिए कुछ कहता है, कोई किसी वहाँ 200 करोड़ का घोटाला हो जाता है नगर निगम जैसे क्षेत्र में। तो यहाँ अपने संगठन को हम मजबूत करने में लगे हैं। पहले भी हमने पृथ्वी से विधायक जिताया है और आने वाले समय में 2-3 विधायक जिताकर बहुत। फरीदाबाद में भविष्य देखते हैं आप? क्यों नहीं है फरीदाबाद में? फरीदाबाद में आज भी जिला पार्षद है, यहाँ विधायक भी रह लिए, पहले भी 2 पार्षद रहे हैं। तो फरीदाबाद जो है बहुत जिस तरह कॉलोनियाँ तोड़ी जा रही हैं और धड़ल्ले से अभी बड़कल विधानसभा में करीब 8-10 कॉलोनियाँ तोड़ दी गई हैं और आगे भी पाइपलाइन में है फरीदाबाद में, तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से ये सरकार, हमने ज्ञापन दिया है डीसी साहब को। हमने कहा है कि जो सरकार एक तरफ कहती है 40 साल से जो रह रहे हैं उन्हें वहीं बसा दिया जाए, दूसरी तरफ 60 साल से जो लोग रह रहे हैं उनको वहाँ से उजाड़ने का काम कर रहे हैं। और सरकार अब कह रही है भाई हम जो है किसी को नहीं उजाड़ेंगे और जो 2000 से जो लोग रह रहे हैं उनको मकान देने का काम करेंगे, जो 2000 से पहले लोग रह रहे हैं। जिनको अभी उजाड़ा है उनके लिए कोई प्रबंध किया है? कोई उनके लिए भी बोला है सरकार ने कि 2000 से जो पहले लोग रह रहे थे उनको जो है मकान देने का काम करेंगे। हमने अभी ज्ञापन दिया है, आज उसका मैसेज भी आया। जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। माननीय सांसद जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से गड़गड़ाहट से आप माननीय सांसद जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। धन्यवाद। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध सामाजिक परिवर्तन के विरोध, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति शाहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता बौद्ध सत्व भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वामसेव डीएस बोर्ड बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए और आज की हरियाणा प्रदेश की प्रदेश स्त्री एवं जिला और विधानसभा स्त्री समीक्षा बैठक में हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री सीपी सिंह जी, प्रदेश के अध्यक्ष जमालपुरी जी, साथ ही प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम देख रहे हैं महेंद्र सिंह जयोरिया जी, विशाल गुर्जर जी, रामहेट जी, महेंद्र धारिया जी और सही राम चौधरी जी यमुनानगर से, और साथ ही मंच पर ही आसीन पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी गणों में विजय खन्ना जी, पवन शर्मा जी, रामदास खनवाल जी, गुरमुख सिंह जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद राठी जी, शकुंतला भट्टी जी, हेमचंद मेहरा जी, कर्नैल नगला जी, पवन ठाकुर जी, राम कुमार सालवान जी के साथ ही मेरे सामने उपस्थित तमाम जिला अध्यक्षगण, जिला प्रभारीगण, विधानसभा अध्यक्षगण, विधानसभा के प्रभारी, साथ ही तमाम सेक्टर से लोग आए, आप सभी लोगों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। निश्चित तौर से आज जो समीक्षा हुई मेल का पत्थर साबित हो गया आने के समय के लिए। मैंने पहले ही मीटिंग में कहा था हमारा काम करने का थोड़ा तरीका अलग है।
और जिस बार हमारे बहन जी का निर्देश प्राप्त हुआ कि अगर उसके कॉर्पोरेटर भी जीत के आने चाहिए, अगर पार्टी है तो उसके एमएलए भी जीतने चाहिए, एमपी भी जीतने चाहिए, कॉर्पोरेटर भी जीतने चाहिए और पार्टी के मेयर भी बनने चाहिए। जो भी चुनावी प्रक्रिया होती है लोकतंत्र के अंदर, और उस लोकतंत्र के अंदर पार्टी को हर स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए। अगर आप उस लेवल में अपने उपस्थिति को दर्ज नहीं करा पाते हैं तो लंबे समय तक पार्टी फिर आप चलाना मुश्किल होता है। और माननीय कांशीराम साहब ने भी कहा कि अगर पार्टी है तो पार्टी के अंदर आपको जीत भी चाहिए, अदरवाइज लंबे समय तक अगर आपको जीत नहीं मिलेगी तो आप अपने लोग धीमे धीमे निराश होकर के घर बैठना शुरू कर देंगे। लेकिन कुछ और दिखाई पड़ता है। आपने उत्तर प्रदेश का भी मान्य बहन जी के 9 अक्टूबर की रैली देखी। मान्य बहन जी ने पूरे स्टेट को पूरी तरह से अपने हिसाब से देखा और 2 साल की अथक मेहनत की गई, अथक प्रयास किया गया। गांव-गांव में बीएसपी के वर्कर, बीएसपी के सीनियर लीडर पहुंचे और उन्होंने पार्टी के संगठन को मजबूत किया। गांव-गांव में कैडर हुए, पार्टी के जो पुराने जो लोग थे उनको जगाया गया, उनको जो घर में बैठे हुए निराश बैठे हुए थे उनके अंदर फिर से ऊर्जा भरी गई और पार्टी के संगठन को फिर से खड़ा किया गया। और फिर 9 अक्टूबर को मान्य बहन ने एक रैली का आह्वान किया। आप समझ सकते हैं कि 14 सालों से हम और 14 सालों की सत्ता में ना होने के बावजूद भी एक बड़ी ऐतिहासिक रैली वहां आपको देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात ये थी कि चैलेंजिंग था और अन्य पार्टियों के लिए आज भी चैलेंजिंग है कि मान्य बहन जी का जो टाइम हम मैं 8:30 बजे पहुंचूंगी और 8:30 बजे मैं पहुंच करके मान्यवर साहब को नमन करूंगी, उन पर फूल चढ़ाऊंगी और ठीक 9 बजे से पहले मंच पर हम संबोधन करेंगे। सभी के हाथ पर फूले हुए। एक बहन जी का आह्वान था और लोगों को मालूम हो चुका था मान्य बहन जी 8:30 बजे मंच पर आ जाए। लोग स्वतः ही एक दिन पहले पहुंचे। रात को 12 बजे पूरा ग्राउंड भर गया, रोडों पर चलने की जगह नहीं थी और इसके लिए ना तो हमने कोई बस लगाई, ना हमें धरना सेठों को सहारा मिला, न सरकार ने हमारे लिए कोई ट्रेन लगाई। और यहां तक भी आपने न्यूज में देखा होगा कि बीएसपी की रैली को फेल करने के लिए तमाम ट्रेनों को रद्द कर दिया गया ताकि जब बीएसपी की रैली में जो लोग झांसी से या मेरठ से या अन्य गंतव्यों से वहां पर पहुंचने वाले थे वो ना आ सके। ऐसी तमाम जो पैसेंजर ट्रेनें थी, जनरल ट्रेनें थी, उनको रद्द कर दिया गया, इंटरसिटी ट्रेनें थी उनको रद्द कर दिया गया। कुल मिलाकर के बीएसपी अपनी ताकत का एहसास न कर पाए। लेकिन लोगों ने इसको चैलेंज के रूप में लिया। 30 से 40 किलोमीटर तक बहुजन समाज पार्टी के जवान सिपाही पैदल मार्च खुद कर रहे। लोग ठंडा, बैनर, डंडा और खाने का सामान, कोई रोटी लेके आया, कोई नमक लेके आया, रोटी नमक प्याज लेके आया, कोई सत्तू लेकर के आया, जिसकी जो उसकी स्थिति थी, इकोनॉमिकली कंडीशन थी, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर मैं आज चल रहा हूँ तो ये खाना जो है कल तक चलना चाहिए। अगर आप कोई गीला खाना लेके जाएंगे तो नहीं चलेगा। तो लोगों ने अपने हिसाब से नमक, रोटी या जो भी कोई करेला बना के लाया, इस तरह की जो भी उनका आइटम था बना करके वो लोग अपना स्टॉक करके लेके आए। पैदल मार्च कर लिया 40-40 किलोमीटर तक, हजारों की संख्या में, लाखों संख्या में लोग पैदल चल दिए। यहाँ तक कि मेरे गृह जिले के पास में जिला पड़ता है सीतापुर। सीतापुर से लखनऊ की दूरी 80 किलोमीटर और जो रैली ग्राउंड था करीब 10 किलोमीटर से और जोड़ दें 90 किलोमीटर होता है। 90 किलोमीटर से लोग पैदल चल के पहुंचे। 90 किलोमीटर से लोग पैदल मार्च कर लिए, चले आए वहां। और ठीक जब मान्य बहन जी 8:30 बजे पहुंची तो ग्राउंड तो छोड़ दीजिए, ग्राउंड के आसपास 5 किलोमीटर तक पैर रखने की जगह थी। 15 लाख लोग पहुंच चुके लखनऊ के अंदर। ऐतिहासिक रैली हुई,
सारी पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ पैर फूल गए, लेकिन जो पार्टी 14 साल से गायब थी, जो पार्टी 14 साल से दिखाई नहीं पड़ रही थी, ये अचानक ऐसा कौन सा करिश्मा हो गया। और साथियों, ये मुझे कहने में गर्व है, माने बहन जी ने हम सबको बताया कि ये दम थी तो संगठन की थी। अगर हमने संगठन पर ध्यान नहीं दिया होता तो ये रैली हमारी कामयाब नहीं। और उसी क्रम में आज हम लोग भी संगठन को लेकर चिंतित हैं। तमाम सालों से पार्टी यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को दिखाए हुए हम 16.5% वोट पहुंचे, 16.5% वोट के बाद जाना हम गवर्नर पार्लियामेंट कई हमारे पहले बने, लेकिन जो हमें बहुत पहले बन जाना चाहिए। 16.5% हमारा 17%, 20% का वोट बैंक मिलना चाहिए था, हम वहां तक नहीं पहुंचा। हम 16.5 से नीचे की तरफ डाउन मार्च करते रहे। हम एमएलए भी बना पाए, पहले हमने एमपी बनाया, हमारा एमपी बना, पहले हमारे एमपी बने, उसके बाद हमारे एमएलए भी नहीं बने, एमपी नहीं बने, तमाम हस्तियां हमारे सामने आ गई। तो कुल मिलाकर आपके सामने ये बात समझ में आ गई कि बिना संगठन के तो हम कोई भी सीट जीत नहीं सकते। अगर पार्टी के पास संगठन है, जो आप भी देखिए, जहां पर भी पार्टी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई, जहां पे आप तक एक पोजीशन पे रहे, तो वहां पर बीएसपी का संगठन बहुत है। अभी तो समीक्षा ले रहा था तो मैंने देखा कि जहां जहां हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस डांस सेक्शन में किया, तो वहां पर हमारे 19 सेक्टर बने हुए हैं, 12 सेक्टर बने हुए हैं, 17 सेक्टर बने हुए हैं, और जहां पे हमारे सेक्टर नहीं बने हैं तो वहां हमारा कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि संगठन की इंपॉर्टेंस ज्यादा जरूरी है। मेरी बात करने से सिर्फ और मैं आपको अच्छी अच्छी बातें करके फिर यहाँ से वापस चला जाऊं तो इसका कोई तात्पर्य नहीं होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब तब होता है कि जब हम आपके काम को बारीकी से चेक करें, आपके क्या प्रॉब्लम है उसको हम एनालाइज करें, और आपको टास्क दे करके आगे काम करने का और तरीका पैदा करें। ये कंपटीशन की अगर भावना आपस में नहीं पैदा होगी तब भी काम नहीं करें। संगठन को चलाने के लिए कंपटीशन भी चाहिए, संगठन को चलाने के लिए कम्युनिकेशन भी चाहिए। आपसी कम्युनिकेशन नहीं है, आपसी भाईचारा नहीं है, जिला कमेटी के लोग आपस में बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, विधानसभा कमेटी के साथ हम लोग कोई आपस में बातचीत नहीं होती है, ये जिला कमेटी के लोग विधानसभाओं में अपना प्रोग्राम नहीं लगाते हैं, आना जाना नहीं लगाते हैं, तो पार्टी चुप अवस्था में पड़ी है। पार्टी को एक्टिव करना है। जिस तरह से प्रदेश के प्रभारी आपके जिलों में आते हैं, प्रदेश के प्रभारी आपके प्रदेश के अंदर आते हैं, जिस तरह से जिला का प्रदेश का जो अध्यक्ष आपके जिलों में जाते हैं, तो ये जिम्मेदारी बनती है आगे की कि प्रदेश का जो पदाधिकारी आपके जिले में आता है, तो ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो जिला कहीं कोई दिक्कत आएगी जिलाध्यक्ष को फोन करेगा, जिलाध्यक्ष को कोई काम दिक्कत है तो देश में हमारा पास पद है। ये मात्र सम्मान का तमगा नहीं है, ये जिम्मेदारी का तमगा। आपके पास आपके कंधों में जिम्मेदारी है। आप जिले के अध्यक्ष हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, तो आपके जिले के लेवल की आपकी जिम्मेदारी है। प्रदेश में अगर आप बैठे हैं तो प्रदेश के लेवल में आपकी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी मात्र पार्टी की नहीं, जो बीएसपी है इस प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर दबे कुचले वंचित समाज की आवाज उठाती है। अगर बीएसपी आवाज ना उठाए तो कोई भी पार्टी आपके लिए आवाज नहीं उठाती। बहुत बड़ा तबका हमारा है अभी भी कांग्रेस की तरफ वोट करता है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब प्रदेश के अंदर या कहीं दूसरे प्रदेश के अंदर कोई घटना घटती है, किसी दलित बच्चे को पीट के मार दिया जाता है या किसी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी उधर आपकी सुध लेने के लिए नहीं आती। अगर पहुंचती है तो बहुजन समाज पार्टी पहले पहुंचती है, क्योंकि दर्द है, दर्द है समाज का। और बीएसपी भी आवाज नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? रिजर्वेशन का कोई मामला हो, रिजर्वेशन आपका छीना जा रहा है, स्कूल आपके बंद किए जा रहे हैं, आपसे शिक्षा छीनी जा रही है, नौकरियां छीनी जा रही है, तो कोई और आपकी पॉलिटिकल पार्टी आपकी आवाज नहीं उठाएगा। उठाएगी तो बीएसपी उठाएगी।
क्योंकि बीएसपी इसी काम के लिए बनी, बीएसपी और कोई काम के लिए नहीं बनी। बीएसपी इसलिए नहीं बनी कि धरना सीटों के पैसा लेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड से हजारों करोड़ रुपए अपने अकाउंट में मंगाएंगे और उस अकाउंट से आराम करेंगे, ऐसो आराम करेंगे, बड़े बड़े चार्टर प्लेन से घूमेंगे, हम बड़े बड़े हेलीकॉप्टर बुक करेंगे, हवाई जहाज बुक करेंगे, बड़े बड़े होटल बुक करेंगे, वहाँ मीटिंग करेंगे। बीएसपी किसी के लिए नहीं बनी। बीएसपी तो इस देश में शोषित, दलित, गरीब और वंचित की आवाज बनने के लिए, और उनकी आवाज बन के आज भी काम कर रही है। अभी एक केस भी बताना चाहता हूँ महाराष्ट्र में जो एलएलएम होता है, वहां पर एलएलएम के लिए वहां का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। 10 साल से वहां को रिजर्वेशन नहीं मिला। जो एलएलबी में होता है वहां का रिजर्वेशन था, लेकिन एलएलएम के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था। तो हमारी जब वैकेंसी निकाली गई तो देखा गया कि भाई जनरल की सीटें हैं, ओबीसी की सीटें हैं, लेकिन एससी के लिए कोई एलएलएम की सीट नहीं। तब बीएसपी के अधिकारियों ने जाके वहां पे धरना किया और धरना के देने के बाद कहा ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते, आपको एलएलएम में भी रिजर्वेशन देना पड़ेगा। माने 10 साल से उस पार्टी वहां पे एलएलएम में किसी भी अब हमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, लेकिन किसी पार्टी ने हमें इसके लिए आवाज नहीं उठाई। लेकिन बीएसपी की पूरी टीम गई, उसके लिए धरना दिया, उसके लिए ज्ञापन दिया, उसके लिए प्रदर्शन भी किया। तब जाके 2 दिन के बाद 19 सीटें उस यूनिवर्सिटी के अंदर एलएलएम की रिजर्व कर दी गई। तो मैंने कहा कि बीएसपी सिर्फ नहीं बनी कि पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी के नाते आप लोग काम कर रहे हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी के में हिंसा है, उससे पहले इस समाज की भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, जवाबदेही। अगर आप जितने बड़ी पद पे हैं तो उतनी बड़ी समाज की जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर। आप बीएसपी को मजबूत करेंगे तो आप अपनी आवाज के साथ में अपने समाज की आवाज को बुलंद करें। आपकी जिले कमेटी मजबूत है, जिले में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है, जिले में आपके पास बड़ी टीम है, जिले में आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, तो आप कलेक्टर के पास जाओगे तो आपसे सलाम होके बोलेगा, सम्मान के साथ में बात करेगा, जिलाध्यक्ष जी बताइए क्या बात। अब 4 आदमी हो फटे हाथ, थोड़े बड़े लालच के लिए काम भी करेंगे तो बात बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप समझिए, अगर आपके अंदर ये चेष्टा आ गई कि काम कम करना है, कि फॉर्मेलिटी करनी है, तो आप अपने आप से भी धोखा देते हैं, आप अपने समाज से भी धोखा दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है आप आने वाले अपने बच्चों की जनरेशन से भी धोखा दे रहे हैं। क्योंकि आज जो हम ये काम कर रहे हैं, हम अपने लिए काम नहीं कर रहे। हमारे फादर ने या हमारे ग्रैंडफादर ने या हमारे महापुरुषों ने, माधर कांशीराम साहब ने या बाबा साहब ने या बहन जी ने काम किया, तो ये मान सम्मान आज हमको मिल रहा है। अगर वो लोगों ने काम नहीं किया होता तो शायद हमें मान सम्मान नहीं मिलता, और शायद इस लायक भी हम लोग नहीं होते कुर्सी बैठ के हम नेता बन के बैठे होते, कुर्सी बैठ के मंच पे माला पहन के होते, इस लायक भी कभी नहीं बन सकते। उन्होंने काम किया तो आज हम लोग यहाँ पे मान सम्मान के साथ में रहते हैं, मान सम्मान के साथ जी रहे हैं, और उन जातिवादी दानवों से लड़ने का भी काम करते हैं। ऐसा नहीं डरते नहीं, लड़ते नहीं, जितना हो सकता है उनसे डरते हैं और अपनी आवाज को बुलंद करते और करते भी हैं। ये देन किसकी? देन हमारे महापुरुषों। और आज अगर इस लेवल पे जा करके अगर हम उनके सपनों को पूरा ना करें या उनके बताए हुए रास्ते पे ना चले और हम आज मेहनत करना बंद कर दें, तो बहुत जल्दी हम गुलाम बना देंगे, बहुत जल्दी हमारे बच्चे देश में गुलाम बना देंगे। और ऐसा नहीं कि एकदम से गुलाम बनाया जाता है। उनकी जो सिस्टम है, उनका जो कार्य करने का तरीका है, जो उनका प्रोसेस है, वो ऑलरेडी पाइपलाइन में है, काम चल रहा है। मैं आपके प्रदेश का भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ये देन एजुकेशन की है, देन शिक्षा की है, मानते कि नहीं मानते? अगर शिक्षा नहीं होती तो मैं भी शायद आपके सामने बात नहीं कर पाता। शिक्षा नहीं अगर आपके पास हो तो आप भी बात नहीं कर पाते। शिक्षा नहीं होती तो होता आपके घर में कोई नौकरी भी नहीं कर रहा होता। जो कुछ भी है शिक्षा के देन, और शिक्षा के बाद आप नौकरी पाए तो रिजर्वेशन की देन थी, रिजर्वेशन के तहत आपको नौकरी मिल गई। लेकिन अब सरकार ने समझ लिया कि शिक्षा के दम पर, रिजर्वेशन के दम पर तो आप आगे बढ़ गए, तो हम आपको डायरेक्टली हमला नहीं करेंगे, लेकिन आपके उस प्रोसेस को धीमा कर देंगे जिससे आप निकल करके यहाँ तक पहुंच रहे हैं। सरकार ने पूरे देश के अंदर 90,000 से 1,000 स्कूल बंद कर दिए, सरकारी स्कूल बंद कर दिए। आपके प्रदेश के अंदर एक योजना थी मेरी समझ,
उसमें स्कूल बंद कर दिए गए। चिराग योजना के तहत आपके सरकारी स्कूल बंद कर दिए। कहाँ के जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा उसे फीस देनी पड़ेगी और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। कहानी क्या है? हरियाणा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिसके मतलब है अभी सरकार को आपको सरकारी स्कूलों से निकालना चाहिए, क्योंकि सरकारी स्कूल में अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो सरकारी स्कूल बंद नहीं कर सकते। अगर वहां से निकाल देंगे अगर बच्चों को तो उनके पास मौका होगा कि कोई बच्चा पढ़ ही नहीं रहा था तो कोई बच्चा वहां पर है ही नहीं, तो अभी कोई जरूरत नहीं स्कूल की, स्कूल बंद कर देंगे। आपको स्टार्टिंग में 500 रुपये 1000 रुपये आपको स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन के बाद सरकार कहती भाई ये बंद कर दिया मैं स्कॉलरशिप, अब तो वहां 3000 फीस पड़ेगी, ये 2000 रुपये फीस पड़ेगी। अब के पिछड़ों के गरीबों के शिक्षा से वंचित कर दिए जाएंगे तो 1.5 करोड़ परिवार इस देश में मजदूर पैदा हो जाए, और ये मजदूर बनेंगे जिनके बच्चे भी मजदूर ही बनेंगे, वो कलेक्टर नहीं बन सकेंगे क्योंकि वो शिक्षा नहीं पाएंगे। ये बहुत लंबे प्रोसेस के तहत वो चल रहे हैं, लेकिन हमारी जो काम करने की स्पीड है हम उससे और पीछे की तरफ जा रहे हैं, हमें और तेजी से चलना है। जब कंपटीशन होता है अपने आप को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, जिंदा रखने के लिए, तो हमें ज्यादा काम करना पड़ता है, और लेकिन हम वो नहीं कर पाए, हम और धीमे कर रहे हैं। ये हम सोचते नहीं है कि काम जरूरी है कि नहीं, उनको लगता है कि यार लोग बस परेशान करते रहते हैं, बस फॉर्मेलिटी करो, काम कराओ, बस बदलिए रहो, बस इससे बात नहीं बनने वाली। शोभा आपकी इस पद से नहीं है, शोभा तो पार्टी के बढ़ने से। जब पार्टी बढ़ेगी तो आपका जो बूथ का अध्यक्ष है उसके पास भी पावर होगी, वो भी एसपी को डीएम को सीधा फोन कर सकता है कि मैं फला जिले का बूथ का अध्यक्ष हूँ डीएसपी का, और ये घटना घटी है, पुलिस भेजिए, और आपकी सरकार होगी तो पुलिस 2 घंटे के अंदर पहुंच जाएगी, 1 घंटे के अंदर वहां कहीं से फोन करेगा पहुंचेगी पुलिस वहां। और आप प्रदेश के अध्यक्ष भी हुए और आपका कोई प्रदेश नहीं है स्टेट के अंदर, आप बोलते रहिए, आप कुछ सुनने वाला नहीं हो। इसलिए मैंने कहा कि देखिए जब आरएसएस कि आज बीजेपी की समझे पूरे देश के अंदर सरकारें लगभग हैं, तमाम प्रदेशों में उनकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, बहुत पैसा उनके पास है, बेसिया पैसा के मालिक है वो लोग, उसके बावजूद भी आरएसएस के बीजेपी के वर्कर बहुत मेहनत के साथ में काम करते हैं। देश में 75,000 आरएसएस की शाखाएं नहीं लगती, डेली मॉर्निंग में 75,000 शाखाओं में 100 से 50 आदमी डेली पहुंचता है, और हफ्ते में उनकी हर पार्क में एक शाखा लगती है जिससे दिल्ली शाखा बोलते हैं, और महीने में उनका एक शाखा होती है जिसमें वो लोग दान करते हैं, ये अपने संगठन को चलाने के लिए, मजबूती देने के लिए, फिर अपने दान करते हैं। कोई 100 दान कर रहा है, कोई 500 दान नहीं कर रहा है, 5,000 रुपये दान दे रहा है, तो वो चुपचाप दान कर देते हैं। और खास बात समझिए, जो संडे की जो शाखा होती है, मंथली की जो शाखा होती है, उसमें उनके बच्चे भी आते हैं। डेली की शाखा बच्चे नहीं आते, लेकिन जो मंथली या संडे की शाखा होती है, अगर उनके घर में 10 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, 16 साल का बच्चा है, तो उसको भी वो हाफ नेकर बना के, टोपी लगा के, डंडा लेकर के शान से उस शाखा में पहुंचे, और जबकि उन्हें काम नहीं करना चाहिए। पूरे देश में उनकी सरकार है, सारे प्रदेशों में उनकी सरकार है, तो क्या जरूरत है उनको काम करने की? लेकिन इसलिए करते हैं ताकि जो वैभव, जो ताकत, जो गद्दी का राज, जो पावर उनके हाथों में है, ये पावर कभी हाथ से जाने नहीं, इसलिए उसको बचाने रखने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए काम करते हैं। और हम लोग अपने अस्तित्व को भी नहीं बचा पा रहे, अपने हकों को भी नहीं बचा पा रहे, अपने संवैधानिक अधिकार को भी धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, उसको बचाने के लिए काम नहीं कर पा रहे। तो अगर इस तरह से जो हम काम करने का तरीका है, इसको धीमा करते जाएंगे तो निश्चित तौर से आज नहीं तो कल हम अपने संवैधानिक अधिकारों को भी खोएंगे, और जब संवैधानिक अधिकार खो जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास आवाज नहीं होगी, आपके पास अपनी ताकत नहीं होगी, आपके पास अपना संगठन नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि जो वक्त हमारे पास है, उसी वक्त के अंदर, तय समय के अंदर हमें अपने कार्यों को अंजाम देना है, ताकि आने वाले इलेक्शन में बीएसपी अपनी बड़ी ताकत के साथ में स्टेट के अंदर प्रेजेंस दिखा सके। और आपने जो तरीका हम लोगों ने अपनाया है
उसमें आपने संगठन खड़ा कर दिया। सपोज करिए कि आपने प्रदेश के अंदर 1 लाख पार्टी के वर्कर्स को खड़ा कर दिया, तो बीएसपी को कोई रोक नहीं पाए, बीएसपी को कोई रोक नहीं पाए। बस जरूरत है कि 1 लाख कमिटेड वर्कर्स और 1 लाख वर्कर्स हमारे पास हो जाएंगे। मैं उनसे चुनाव में आह्वान करूंगा कि भाई आप सभी लोगों को पार्टी को इलेक्शन आने के लिए पार्टी के जो वर्कर्स हमने कुछ खड़े किए हैं, टिकट दिए हैं, उनको जिताने के लिए आपको फंड डोनेट करना पड़ेगा। अगर उनसे हमने कहा कि 1 लाख लोगों से भाई आप लोग 500 रुपए के हेल्प करो, 5 साल में 1,000 रुपये आपको दें चुनाव के लिए, तो कितना हो गया? 10 करोड़ रुपया। 1,000 रुपया दिया 1 लाख लोगों ने, तो 10 करोड़ रुपया हमारे पास आ गया। अगर 10 करोड़ रुपया हमारे पास आ जाए तो हम तमाम अपने बीएसपी के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको झंडा डंडा बैनर दे करके फंड दे करके जिता करके विधानसभा दे सकते हैं, वो आपकी आवाज बन सकते हैं। और हम अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देते थे, ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके पास व्यवस्था नहीं होती, पैसा नहीं, तो 3,000 पाते हैं, 4,000 पाते हैं, 5,000 पाते हैं। यदि तमाम तरह से मैं आपको ये मेंटेनेंस के लिए आप पे दबाव बनाया जाता है। अगर आप मुझे मेंटेनेंस नहीं देंगे तो ऑफिस की गतिविधियां चलाना और तमाम तरह के कार्यों कैसे अंजाम दे सकते। आज कितना पैसा है भाई? 70-80% कंप्लीट है और 20-30% अभी हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो उन्होंने कहा कि साहब हम 2 हफ्ते के अंदर कंप्लीट करें। एक बार जिला कमेटी हमारी पूरी कंप्लीट है, अब विधानसभा कंप्लीट हो गई और जहां जाए कमेटी कंप्लीट हो गए, अब उनका जो अगला चरण है वो हमारी सेक्टर कमेटी करेगा। सेक्टर कमेटी को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको मैपिंग करना होता है। इसलिए मैंने पहले बोला था कि अगर जिला कमेटी के लोग विधानसभा कमेटी के साथ में बैठेंगे तो काम बनेगा। तो उसमें करना क्या है, आपको बूथ की लिस्ट लेनी है और 1 से 10 बूथों की लिस्ट में से आप अपने गांव को सिलेक्ट करें। 1 से 10 के बूथों के बीच में आप उसे सेक्टर नंबर 1 कराएंगे। 11 से लेकर 20 तक का सेक्टर नंबर 2 हो गया नहीं हो गया? इसी सिस्टम के तहत आप अपने बूथों को सेक्टर के हिसाब से डिवाइड करेंगे कि 10 बूथ कहीं 8-9 भी हो सकते हैं, उसको लेके एक सेक्टर बनाएंगे और सेक्टर कमेटी को पहले खड़ा करेंगे। हर बूथ से एक आदमी सेक्टर का सचिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेक्टर का सचिव। और वो 10 बूथों में से कोई पार्टी का वरिष्ठ आदमी है तो वो बूथ सेक्टर का अध्यक्ष है। एक सेक्टर का अध्यक्ष बनेगा और एक सेक्टर का महासचिव बनेगा। उसके बाद 10 बूथों में से एक आदमी अलग से लेकर के उन्हें हम बूथ सेक्टर का महासचिव बनाएंगे। जब ये सेक्टर कमेटी बन जाएगी, नो डाउट हमें पता है ये थोड़ा टफ काम है, लेकिन उसके लिए अगर हमें 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने में लगेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम उससे पहले रुकने वाले हैं। 3 महीने में हम सेक्टर कमेटी कंप्लीट करेंगे और इसके लिए हम पार्टी के वरिष्ठ लोगों को भी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और प्रदेश के जो लोग जिला देख रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस विधानसभा को दिया है उसको 2 से 3 सेक्टर में पार्टी के वरिष्ठ लोगों को बांटने का, ताकि उन पर लोड ना आने पाए। किसी को भी 2 सेक्टर बनेगा तो बना देंगे, किसी को 10 सेक्टर दोगे तो मुश्किल लगेगा। तो इस प्रक्रिया के तहत हम 3 महीने तक हम सेक्टर कमेटी का काम पूरा करेंगे और उन्हें 50 रुपए का पार्टी का मेंबर भी बनाएंगे। जब सेक्टर कमेटी हमारी बन जाएगी तब सेक्टर कमेटी के जो लोग हैं, माने एक बूथ का आदमी और 2 हमारे को, सेक्टर कमेटी के लोग जो हैं विधानसभा कमेटी के साथ मिलकर के बूथ कमेटी का निर्माण करें। माने एक बूथ 5 युवाओं को बूथ की जिम्मेदारी दी जाए। इस तरह से बीएसपी के संगठन को खड़ा करें और 100% इससे भले हमको 1 साल लग जाएगा, हम 1 साल तक निरंतर कार्य करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, लेकिन संगठन तो हमारे बहन जी की इच्छा अनुसार इस बार हरियाणा में खड़ा करके ही दम लेंगे, उससे पहले रुकने वाले। और मुझे उम्मीद आज आपने अपनी समीक्षा कराई तो कुछ जगहों पे हम अगले महीने, जिस जिलों के लोग यहाँ पे नहीं आ पाए, तो उन जिलों में मैं खुद ही जाऊँ। जिसे भी मैंने सामने दिवाली और महेंद्रगढ़, मेवात और हमारे पास फरीदाबाद और यमुनानगर साइड का, उधर के एरिया में मैं खुद भी जाकर के 4-5 जगहों में 5 जिलों को लेकर के समीक्षा करूंगा। तो वहाँ के खास तौर से जिला अध्यक्ष, जिला कमेटी और जिले के पदाधिकारी और जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं इस बात को नोट कर लें
5 से 10 के बीच में या 10 से 15 के बीच में कभी भी उनके यहाँ टाइम मिल जाएगा और उनके यहाँ मीटिंग लग जाएगी। तो उसकी तैयारी अभी से करें। उसमें फिर ये मत कहना कि कमेटी नहीं बनी, साहब कोई आया नहीं, बीमार हो गए। बीमार बहुत होते हैं खास तौर से बीएसपी बीमारी होता है, जो नहीं आया वो बीमार होता है। पता नहीं कितने बीमार होते हैं। दूध दही तो खाते हैं, आप नहीं खाते? वही कह रहा हूँ, वही दूध छाछ पिया करो आप, दुबले हो गए। पहले मोटे मोटे थे, आप दुबले हो गए। आप तो छाछ पिया करो, बीमारी ना आएगा। बीमारी नहीं आनी चाहिए। बीमारी आएगी तो पानी कैसे काम करें? दो चार दिन घटना की संडे की घटना है। संडे के अंदर टिहरी के अंदर एक केतन नाम का लड़का था और उसकी उम्र थी 17-18 साल के आसपास रही होगी। 12th क्लास में किसी लड़की के साथ उसकी दोस्ती हो गई। तो लड़की अपर कास्ट में, मात्र दोस्ती ही थी। उसके परिवार वालों को मालूम हुआ क्योंकि उत्तराखंड में बहुत जात पात, हाई लेवल के जात पात। आपने पहले भी सुना कि एक आटा की चक्की पे किसी ने आटा छू लिया था, दलित समाज के व्यक्ति ने, तो उससे उसकी हत्या कर दी गई थी। पानी पीने पे हत्या हो जाती है वहां पर। तो टिहरी के अंदर क्या हुआ, टिहरी में उस लड़के की दोस्ती हुई। उसके घर वालों को मालूम हुआ ये दलित समाज का लड़का है, इसने दोस्ती कैसे कर दी हमारी बेटी के साथ। तो उसके घर वालों ने लड़की के फोन से उस लड़के को बुलाया। लड़का पढ़ रहा था, अपने दोस्त के साथ में पहुंचा कि यार क्या बात है, उन लोगों को बुलाया। लड़का उनके घर पहुंचा, उनके घर पहुंचा, बताया कि क्या बात। उसे पकड़ के बांध के रात भर उससे लोहे की राड से पिटाई। रात भर पिटा उसको, आंखों पे वार किया, नाखून कुचल दिए, नाखून निकाल दिए जिंदा। उसके हाथ तोड़े गए, लोहे की राड के पैर तोड़े गए। और जब देखा उसे मर गया, उसको बाहर फेंक दिया। उसके घर वालों को फोन कर दिया कि तेरा लड़का यहाँ पर उठा लिया। उसका बेचारा बाप होते पहुंचा, उसको अस्पताल लेकर गया तो बच्चा मरा। इस तरह की जातिवाद इस देश के अंदर है और उसके बावजूद हम काम नहीं करेंगे तो बात कैसे? जिस गुजरात मॉडल के बाद भारतीय जनता पार्टी करती, बीजेपी करती है, वहां का एक जिला पड़ता है साबरकांठा। साबरकांठा के गांव में रूपवास करता है। वहां के दलित आज भी 2026 में है, देश को आजाद हुए आज बहुत समय हो गया, 80 वर्ष, 76 साल के ऊपर के आसपास में हो गया है। और वहाँ 35-40 फैमिली दलित समाज के रहते हैं और सारे के सारे परिवार के लोग उस गाँव को छोड़ना चाहते हैं। जब पूछा गया, BBC की टीम पहुंची वहाँ पर, उनसे पूछा गया, कहा कि यहाँ हम लोग अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते और हम साफ कपड़े पहनते हैं तो पीटते हैं, मूछ रखते हैं तो पीटते हैं। वो साइकिल पे बैठ के गाँव से निकल जाए तो लोग पीटते हैं। इवन मोटरसाइकिल, अगर हम मोटरसाइकिल पे बैठ के जाएंगे तो फिर पीटते हैं। मैंने आपको अगर गांव के अंदर मोटरसाइकिल से आना है तो आपको उतरना पड़ेगा, मोटरसाइकिल को बंद करके साइकिल को उतर के आपको लेके जाना। और इवन आपके कोई रिश्तेदार भी गए दूसरे गांव से, दूसरे शहर से कोई रिश्तेदार आ जाए और उसने भी अच्छे कपड़े पहन रखे हैं तो उसको भी रोक करके उसे पीटते हैं, उसे लड़ाई करते हैं। पानी पीने की व्यवस्था भी दलित बच्चों के स्कूल के अंदर अलग है। वो टंकी में पानी नहीं पी सकते जिस टंकी में अपटाल से सामान भरके लोग पीते हैं। तो इस तरह का जातिवाद आप समझ सकते हैं गुजरात के अंदर होता है, जहां से प्रधानमंत्री निकल के आए, जहां से 90 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे। तो जिस देश का जो प्रधानमंत्री है, जिस प्रदेश से आता है, जहां मुख्यमंत्री रहा, उन्होंने इस देश के लिए दलितों के लिए काम नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं क्या सोच उनके अंदर, वो सोच सीख नहीं है आपके अंदर। जो भी आपके पास आज है, ये मान सम्मान आपको मिला हुआ है, आप नेता बन के बैठे। बीएसपी में आप नेता, पार्टी के लिए आप कार्यकर्ता, लेकिन जन सामान्य के लिए आप नेता हैं। भाई बीएसपी के नेता कौन है? भाई बीएसपी राजेश कौन? आप जब किसी के घर में पहुंचते हैं, शादी में पहुंचते हैं, कहीं कोई आप घटना में पहुंचते हैं, तो लोग कहीं चर्चा करते हैं कि बीएसपी के नेता लोग आए, कहते कि नहीं कहते? क्या बोलते हैं? ये तो नहीं कहते बीएसपी क्या करता है। कार्यकर्ता तो हम लोग कहते हैं, हम भी क्या करता है, आप भी क्या करता है।
जो इस मिशन मूवमेंट में काम करता है वो सभी कार्यकर्ता। बस ये जोर है, कोई बड़ा कार्य करता है, कोई छोटा कार्य करता है, किसी के पास छोटी जिम्मेदारी, किसी के पास बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन हम लोग आपस में तो कार्यकर्ता हैं, लेकिन बाहर समाज के लिए हम नेता हैं। बाहर समाज हमारी तरफ उम्मीद भरी आंखों से देखता है। ये बीएसपी वाले अगर काम कर रहे हैं, बीएसपी वाले मजबूती से काम कर रहे हैं, राजनीतिक मिशन की तरह काम कर रहे हैं, संघर्ष त्याग तपस्या कर लें, तो 100% आज नहीं तो कल हम कामयाबी को अपना कामयाबी हमारी